इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था, 1-2 घंटा उनकी अंग्रेजी झेलता था, क्योंकि मेरा तो अंग्रेजी से कोई दूर दूर का वास्ता था नहीं। CAT के DOG डॉग भी मेरे को 6th में पढ़ने को मिला। तो संस्कृत वाला टीचर हमारे को इंग्लिश पढ़ाता था। इन लोगों ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि यार विमल, तेरे को ये सब घटिया कंपनी अच्छी लगती है क्या? मेरा कितना बना? 8 रुपये से 1500 रुपये। उनका कितना बना? 550 से 1500 रुपये। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. अब यहाँ पे चलते आगे विमल जी, एक आपकी जर्नी का बहुत बड़ा ये था कि देखिए टायर कंपनीज में मैं 2 सवाल इसको रिलेट करता हूँ और ये बिल्कुल आपके इसमें आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और आपका इसमें बिल्कुल बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। आपने अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले 250 रुपये में शेयर लिए थे मापिल्ले की कंपनी MRF की। 240 रुपये। 240 रुपये में पहली तनख्वाह से लिए थे। पहली तनख्वाह से। तो ये जो आपको विजन आई, ये कैसे आई आपको कि मेरे को MRF ही लेना है? कि ये कुछ ऐसा आपकी अपनी रीडिंग थी कि ये कोइंसिडेंस था? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं था। तो इंदौर में जब मैं अपना करियर चालू करने के लिए जब मैं गया तो मोपेड हुआ करती थी मेरे पास। चल मेरी लूना। हाँ। लूना का एक सेकंड वर्जन आया था, स्पार्क करके, 2-3 हज़ार रुपये महंगा था। तो वो स्पार्क से मैं अपने ऑफिस जाया करता था। बाद में हीरो डाली मैंने। तो अब आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो आप जितनी भी गाड़ियाँ जा रही तो ऑब्जर्व, तो मेरे को एक दिमाग में फिट था, यार ये टायर जो प्रोडक्ट है ना, इसकी लाइफ, इसका फ्यूचर नेवर एंडिंग है और इस स्पीड से गाड़ियाँ नहीं आती जा रही है। 2 व्हीलर आ रहा है, साइकिल आ रही है, 4 व्हीलर आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है। तो ये कोई कम होने वाला मेरे को कभी डिमांड लगी नहीं रही थी। ये प्रोडक्ट तो एवरग्रीन है और चलता ही रहेगा। मैं हर टायर को ऑब्जर्व करता था कि मेरे पास से कोई भी जो गाड़ियाँ जा रही है वो खड़ी है पार्किंग में भी, तो बार बार मेरा ध्यान जो ना उसके लोगों पे ही जाता रहता था, ये MRF का है कि JK का है या अपोलो का है। तो मुझे जो कैलकुलेशन समझ में आए तो उसमें MRF ठीक लगा। फिर जो मैंने कंपनी इंदौर में रह के जो संभाली तो उसमें मुझे निर्णय भी लेने पड़े कि हमारे ऑफिस में जो फैक्ट्री में जो गाड़ियाँ थी उनके लिए टायर कौन सा लिया जाए। तो जो फीडबैक जो आया कि MRF टायर अच्छा चलता है, सर्विस बहुत अच्छी देता है। तो मैंने कहा जो चीज़ अच्छी है इन 4 में से भी जो अच्छी है, और सबसे पहला और सबसे मेरी पोर्टफोलियो की यदि मानूं कि मेरा पोर्टफोलियो क्यों अच्छा बना और मेरे पास में अच्छे इन्वेस्टमेंट क्यों आए, आइडियाज़ क्यों आए, तो मैं हमेशा छोटी इक्विटी को मैंने इंपॉर्टेंस दी। जिस कंपनी की इक्विटी 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ यानी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख शेयर है, यानी फ्लोट मार्केट में है ही नहीं, तो साला कोई भी अंग्रेज इन कंपनी की बैंड बजा ही नहीं सकता। कोई भी FI, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फंड मैनेजर जब तकलीफ में आएगा, जब इंडेक्स नीचे गिरेगा, तो इन स्टॉक को कभी टिश्यू पेपर के रूप में यूज नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है कि जब मार्केट 1300 पॉइंट डाउन होता है और मेरा पोर्टफोलियो उस दिन 10% प्लस होता है, क्योंकि वहां पे फोकस सबका छोटे आइडियाज पे आ जाता है। अब बड़ी रिस्क नहीं लेनी भैया, कोई 10-20 रुपए वाला आइटम बताओ। आम जनता जो है ना वो कहती है नहीं ये 100 मतलब 1000-2000 वाला कोई आइडिया मत बताओ हमको, तो भैया कोई 10-20 रुपए वाला आपने कहाँ डाला पैसा। तो मैं बोलता हूँ मेरी सोच बता सकता हूँ, स्टॉक नहीं बताऊंगा कि मैं किस सोच से काम। तो छोटी इक्विटी हमेशा अट्रैक्ट करती थी, जिसमें MRF भी था। 3 करोड़ रुपए की मात्र इक्विटी है, 30 लाख शेयर है। तो आप सोचो कि जो कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है उसमें मैनेजमेंट बाहर छोड़ेगा क्या माल? कहने को सब लोग जानते हैं कि 74% इज द लिमिट फॉर प्रमोटर होल्डिंग, बट हम लोग भारत देश में पैदा हुए हैं और भारत देश इज फेमस जहां लोग विकेट मतलब क्रीज के बाहर जाके खूब बैटिंग करते हैं। तो ये छोटी कंपनीज का फ्लोट जो है ना बाजार में होता ही नहीं है। तो कोई भी दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान इन शेयर्स को कभी भी नहीं हिला पाती। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये दिस इज द मारवाड़ी ब्रेन। ये जो आज विमल जी ने बोला बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज तक कभी किसी ने उसको हाईलाइट नहीं किया। MRF के केस में इन्होंने आपको बता दूं
कि इन्होंने जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि लिमिटेड छोटी इक्विटी से, इसका मतलब यह है कि आज जो कंपनी इतनी बड़ी बनी है, विमल जी का मानना है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट में से वो पैसा इन्फ्यूज़ किया कंपनी के एक्सपेंशन में। बाकी के लोग क्या करते हैं कि इक्विटी बहुत बड़ी कर देते हैं, और वो जो पैसा इक्विटी से रेज करते हैं वो फिर पैसा फिर लोन्स लेते हैं, वो सारा आपका रीपेमेंट में ही चला जाता है, एक्सपेंशन के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहता। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ विमल जी? बिल्कुल आई थिंक दिस इज द और विजन। धीरे धीरे फ्लोट इतना बढ़ जाता है कि चारों तरफ पूरा समुंदर शेयर ही शेयर का रहता है उनका, तो कोई संभालने वाला ही नहीं मिलता। यहाँ आप समझो रामलाल बेचना चाहता है तो श्यामलाल मांगीलाल पहले से लाइन में है, तो ये शेयर कभी गिरते ही नहीं है। जो छोटी इक्विटी बेस वाले शेयर हैं वो कभी गिरते ही नहीं है। दूसरा, इसमें बोनस आने के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और राइट इशू आने के पोटेंशियल होते हैं, डिविडेंड अच्छा देते हैं ये लोग, तो नो डाउट कि एक्सपांड करते हैं ये लोग, बट अपनी इंटरनल अक्रूवल से करते हैं। विमल जी, एक समय था जब आप इंदौर में भी जुड़े हुए थे जी, आपने इंदौर में भी काम किया, और जैसे अब जब टायर की बात कर रहे हैं तो एक ज़माना था जब सिर्फ नायलॉन टायर्स चलते थे, और उस ज़माने में ये सारी कंपनीज थी इंडिया में, गुडियर था, डनलप था, कॉन्टिनेंटल था, लेकिन नायलॉन टायर्स चलते थे। और रेडियल्स शुरू हुए थे, लेकिन ये था कि लोग कहते थे कि रेडियलाइजेशन का ज़माना आएगा, और वो आया, और आज ये हो गया कि पूरे नायलॉन टायर्स रिप्लेस हो गए रेडियल टायर्स से। जी, आप एक कंपनी के साथ जुड़े और वो कंपनी आपकी इसमें सबसे बढ़िया ब्लू चिप हुई, और वो सिर्फ आपने उसको रीड किया। बहुत सारी कंपनीज तार बनाती हैं, लेकिन देवर मेकिंग द कैराकस वायर, वो जो बोलते थे, जो आपको उसको बोलते हैं दूसरी भाषा में टायर बेड, राइट, बिड वायर, और उसमें वो कंपनी की मोनोपोली, और वो कंपनी का जो शेयर आपने लिया आज वो आसमान पे छू के गया है। मतलब बहुत सारी कंपनीज थी। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे लूं कि केबल में झावर्स हैं, उषा मार्टिन वाले, लेकिन बड़े लिमिटेड सा मार्केट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने ये जो दूरदृष्टि, जो मारवाड़ी ब्रेन आपको आया है, ये जो ईगल्स आए, ये कैसे आपको भगवान ने दे दिया अलग से? देखो, मैं जब इंदौर में रहता था तो मैं जहाँ सर्विस करता था मेरे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम था, और चूंकि मैं 15 साल की एज में ही मेरा मैक्सिमम टाइम ब्रोकर की दुकान पे बैठने में जाता था। एप्लीकेशन गांव से भर के बुलवाना, बेचना और वो सब। तो जब इंदौर में मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता तो मैं शाम के टाइम पे आइडेंटिफाई करता था कि और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, और उनके मैनेजमेंट से, चूंकि मेरे ब्लड में इक्विटी थी तो इनके साथ में उठना बैठना मेरा चालू हुआ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के। तो उसमें से एक कंपनी होती थी राजरत्न ग्लोबल वायर, तो इनके एमडी मिस्टर सुनील चौड़िया, ही वाज वेरी क्लोज टू मी। 15 रुपए का ये शेयर होता था, जो आज की डेट में यदि पूरा वैल्यूएशन आप निकालने जाए तो आज इज मोर देन 10,000, शायद 12,000 भी हो, पता नहीं। तो ये जब मैंने देखा कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, बीड वायर बना रही है, जो कि टायर में यूज होता है। एक 200 रुपए का रॉ मटेरियल टायर में लगता है, बट यदि वो फॉल्टी हुआ तो 15,000 रुपए के टायर की बैंड बजा देगा। तो ये कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसे कोई अननोन वेंडर से ये 200 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदे और इसमें कोई कॉस्ट कंप्रोमाइज करे। नया प्लेयर क्या कर देगा? पहली बात तो इनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो कमा के बैठे हैं, इनका प्लांट फ्री होके बैठा है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब क्लियर कर चुके। तो नया कंपटीटर पहली बात तो इनसे कम कॉस्ट में देगा क्यों? और सपोज करो कि सर फोड़ने के लिए आ भी गया कोई कंपटीटर, तो क्या कर देगा? 2 रुपये सस्ता देगा, 5 रुपये सस्ता देगा। तो 2-5 रुपए की रिस्क कोई टायर मैन्युफैक्चर लेगा क्या? अपने 15,000 रुपये का रिप्लेसमेंट देने की लाइबिलिटी क्यों लेगा वो सर पे? तो मेरे को लगा यार ये कंपनी है जिसका फ्यूचर एवरग्रीन है, इसका कंपटीटर इंडिया में कोई आएगा ही नहीं। और मेरा ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही गया। एक ऐसी कंपनी मैंने आइडेंटिफाई की, देख रहा था कि हर साल हम लोग सोच रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक कंपनी उस टाइम पे मैं काम करता था 18 से 22 रुपए के बीच में, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यस। तो मैंने वहाँ पे भी मेरी बिजनेस मैगजीन्स पढ़ने की आदत डेवलप हो गई थी जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था। घर में एप्लीकेशंस लगाने का काम भाई लोग करते थे सारे, और मैं चूंकि जयपुर में पढ़ाई करता था तो सारे एप्लीकेशन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, और मैं सारी एप्लीकेशन गांव भेजा करता था। वहाँ से एप्लीकेशन आती थी, अलॉटमेंट आ जाते थे बढ़िया बढ़िया रेट पे, लॉटरी आ जाती थी, उनको बेचने का जिम्मा थोड़ा बहुत मेरे स्कूल टाइम में ही, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब से आ गया था। मैं इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस केवल इसलिए अटेंड करता था
कि वो ख़त्म होने के बाद में बढ़िया नाश्ता मिलता था और बढ़िया फोल्डर मिलता था जिसमें बढ़िया सुंदर सुंदर पेन भी रहते थे। तो एक स्कूल गांव का बच्चा जो इस शहर गया जयपुर, उसको खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो पिताजी जो पैसा देते थे वो तो 8-10 दिन 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता था। तो उस टाइम पे IPOs काफ़ी आते थे लीजिंग कंपनीज के, शिपको फाइनेंस, अताश लीजिंग, नाहर लीजिंग, ये वो सब। तो ये बढ़िया 7 स्टार होटल के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस रखते थे। तो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था, 1-2 घंटा उनकी अंग्रेजी झेलता था, क्योंकि मेरा तो अंग्रेजी से कोई दूर दूर का वास्ता था नहीं। CAT के DOG डॉग भी मेरे को 6th में पढ़ने को मिला। तो संस्कृत वाला टीचर हमारे को इंग्लिश पढ़ाता था। तो बस 1.5 घंटा इसलिए झेलता था कि उसके बाद में बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलेगा, सैंडविच मिलेंगे, गुलाब जामुन मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा। बट वो अटेंड करते करते धीरे धीरे 1.5-2 घंटा आप सो के बिता लो या थोड़ा जाग के। जब मैं जागते हुए बिताता उस टाइम तो कुछ ना कुछ समझ में आने लगी थी चीज़ें, तो जो मेरे जीवन में बहुत काम आई। तो विमल जी, जो आपका जो जीवन का जो यंग जो ये था, वो सारा आपका कंसंट्रेशन इसी में गया, इक्विटी पे गया। मतलब आपने इक्विटी के पीछे गए, नाश्ते के पीछे गए। अब दिल से बोलिए, कभी किसी लड़की के पीछे गए? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ ना कहना ही बेटर रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास समय का थोड़ा सा ये है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो विमल जी, ये बताइए कि IPOs में आजकल आप बहुत एक्टिव हैं, तो कुछ IPOs के बारे में बताइए, और फिर लास्ट कंक्लूडिंग में मैं यही लोगों को बोलूँगा कि पैसा कैपिटल मार्केट में बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज उस पैसे को आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आप काफ़ी इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो आपने बोला कि एक अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस सोसाइटी से अपने को पैसा मिला उस सोसाइटी की तरफ हमारी एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो जैसे जब आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने बताया कि आप कुछ एजुकेशन के लिए फाइनेंसिंग करते हैं, कई महिलाएं आपके पास आती हैं, वो आपसे पूछती हैं कि किस कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूँ। नहीं, मैं ये कभी नहीं बताता हूँ कि किस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये बताता हूँ कि ये सेगमेंट है और इसमें ये कंपनीज है और इनकी प्लेसिंग्स क्या है, ये कहाँ स्टैंड कर रही है। बाकी डिसीजन लेने का काम मेरे इन्वेस्टर ही लेते हैं। तो अब बिफोर वी कंक्लूड दिस प्रोग्राम, तो विमल जी कुछ IPO जो आप कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं जैसा बताया कि 22 ईयर्स आई वाज इन नागपुर और मैं कंपनी का प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट था। बट जब मेरा जो एक आइडिया मैंने आपको माइनिंग कंपनी वाला बताया, जो 8 रुपये में मैंने लिया, और चूँकि मैंने लिया तो मेरे जानकार लोगों ने भी सबने ले लिया अपने आप ही, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। तो ये बात जो है ना, एक बॉम्बे के दिग्गज इन्वेस्टर, मतलब इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर, तो मैंने उनसे भी शेयर की कि भैया ये बहुत अच्छी कंपनी है और मेरी सोच है कि ये कंपनी 2,500 रुपये तक जाएगी। इसका शेयर जो ना कम से कम 2,500 रुपीज़ कोट होगा मिनिमम। ये बात मैंने 8 रुपये का जब था तब फोरकास्ट की। तो इन लोगों ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि यार विमल, तेरे को ये सब घटिया कंपनी अच्छी लगती है क्या, है ना? तो इतने दुनिया में इतने बढ़िया आइडिया है, इतने L&T पढ़ा है, कोटक पढ़ा है, HDFC पढ़ा है, SBI पढ़ा है, PNB पढ़ा है, तेरा कहाँ दिमाग चलता है फालतू में? इसमें ये है, उसमें वो है, इसकी बैलेंस शीट में ये है। तो मैं उनको रिप्लाई भी दिया कि भैया आप जो बता रहे हैं ना, वो इसके मार्केट कैप जो है 150 करोड़ का, उसमें सब चीज़ें इनबिल्ट है। आप जो बोल रहे हैं ये सारे फैक्टर्स इसमें इनबिल्ट हैं। अदरवाइज ये नहीं होता तो ये कंपनी 5,000 करोड़ की होती थी और ये कंपनी आज 55,000 करोड़ रुपए की है। तो ये शख्स जो है, जिनको मैंने ये आइडिया दिया था कभी 8 रुपए में, और इन्होंने 550 रुपये होने के बाद में उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए डाले, 300-400 करोड़ रुपए 550 होने के बाद, 8 रुपये वाला शेयर 550 होने के बाद। और उनका डिसीजन भी बिल्कुल सही था। आज 1,500 रुपये। कितना टाइम हुआ है? 6 मंथ्स। उनका भी 3 गुना पैसा बना, बट मेरा कितना बना? 8 रुपये से 1,500 रुपये। उनका कितना बना? 550 से 1,500 रुपये। पैसा दोनों का बना, अच्छा बना। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि थोड़ा रिस्क भी लो मार्केट के अंदर, सोची समझी भी। और मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा था, बस ये था कि मेरी जो आइडिया मैं ले रहा हूँ वो मोनेटाइज कब होगा, समय लगेगा, बट जब भी ये माइन जितनी लेट स्टार्ट होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देगी, क्योंकि आयरन ओर की प्राइस हर साल बढ़ रही है। तो एक स्टील कंपनी है जिन्होंने जिनके पास में 500 साल के लिए आयरन ओर पड़ा हुआ है,
जो खुद की माइन है, बट पिछले 20 सालों में उन्होंने अपनी माइन का ढक्कन भी नहीं खोला। वो अपने सारे पड़ोसियों की माइन से माल खरीद रहे। जब ये 5 रुपए में किलो में माइन अपना आयरन ओर खरीद रहे हैं, 10 रुपए में आयरन ओर खरीद रहे हैं, ये अपना ढक्कन तब खोलेंगे जब 100 रुपए किलो में आयरन ओर बिकेगा। ये तो आपने वही केस कोट कर दिया कि अमेरिका ने कभी अलास्का को लेने के बाद कभी अपना तेल उन्होंने निकाला नहीं और पूरे वर्ल्ड में बेचा नहीं। उन्होंने कहा कि अरब वर्ल्ड से खाली तेल खरीदा जाए, जब उसके बाद उनका तेल खत्म हो जाएगा तब हम अपना तेल निकालेंगे। जी चलिए विमल जी, एक तो चलते चलते अब आप ये बताइए कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक ही बताएं, लेकिन सेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं जहाँ पे निवेशक जो निवेश करते हैं, तो आपके पसंदीदा 3 सेक्टर्स आप बताइए जिसमें आप समझते हैं कि आने वाले 5 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। देखो, पहली बात तो सर, मैं कोई बहुत सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं कंपनी सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और यहाँ एक बार शंकर शर्मा साहब ने जब नागपुर आए थे तो उन्होंने बताया था, एक जमाना था कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा वाल्केश्वर स्ट्रीट में जो रहते थे लोग, बॉम्बे में ये अंधेरी वाले नहीं या गोरेगांव वाले नहीं, जो वाल्केश्वर या नरीमन पॉइंट के आसपास जो रहते थे, पूरा उनका ही होल्ड था इंडियन इक्विटी मार्केट पे। सवाल ही नहीं है कि कोई जयपुर का इंडस्ट्रियलिस्ट या जयपुर का कोई ब्रोकर बड़ा हो गया हो या जयपुर का कोई बड़ा फाइनेंशियल वर्ल्ड में बड़ा कोई दिग्गज पैदा हो गया हो, सब बॉम्बे वाले थे। यही हाल क्रिकेट का था कि क्रिकेट टीम में यदि आप देखो तो 11 में से 10 प्लेयर जो है ना वो बॉम्बे के होते थे। मजाक है कि रांची का कोई प्लेयर आ जाए या बिहार का कोई छोटा मजदूर का बेटा जो है ना कभी बॉलर बन जाए, बन भी जाए तो नहीं बनने देते थे। तो यही हालत स्टॉक मार्केट की थी कि बॉम्बे का ही राज चलता था। बॉम्बे की कंपनियां जो है ना वो पूरा राज करती थी इंडिया पे, सबके हेड ऑफिस बॉम्बे में होते थे। बट भारत की जिस तरह से तस्वीर बदली, छोटे से छोटे शहर से बढ़िया शानदार कंपनियां पैदा हो रही है। जैसे मैंने आपको नागपुर का उदाहरण दिया, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम एक अपने आप में उदाहरण है कि 1 करोड़ से 4,000 करोड़ की क्यों बनी? क्योंकि जो मैनेजमेंट था उसमें हंगर थी बिजनेस को बढ़ाने की। सोलार इंडस्ट्रीज मैंने बताया आपको कि 100 करोड़ वाली कंपनी 1.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप। तो आपका जो एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि सेक्टर स्पेसिफिक, तो आगे आने वाले 50 साल 100 साल आप इंडिया को विजुलाइज कीजिए कि क्या हमको इंडिया सिंगापुर, दुबई, लंदन उस तरह का दिखने वाला है। यदि आपका जवाब आता है यस, तो आप देखिए किस तरह की इमारतें होगी, उसमें ग्लास का यूज कितना होगा। आज कोई भी बिल्डिंग देख रहे हैं आप शहर में, बंबई में आप जाइए तो एक रूम की लगभग एक दीवार पूरी ग्लास की होती है, ड्राइंग रूम की पूरी दीवार ग्लास की होती है। तो ग्लास कंपनी जो है उसका फ्यूचर में मेरे को काफ़ी ब्राइट दिखता है कि लिमिटेड प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा लगता है और हार्डली 3-4 प्लेयर हैं। तो इसका कंजम्पशन यदि पर कैपिटा ग्लास कंजम्पशन यदि हम लोग सिंगापुर से या यूएस से, यूरोप से कंपेयर करते हैं तो हार्डली हम लोग 2% पे है अभी। यदि ये 2% की जगह 5% पे भी आ गया तो ये मार्केट हिल जाएगा। विमल जी, चलते चलते अब खाली एक सवाल, क्योंकि कई दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि आपने स्टॉक मार्केट में आप बड़े सक्सेसफुल रहे, आपने अच्छी रिटर्न्स आपने लिए, एप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छा रहा, आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया रही। तो 2 चीज़ें इसमें दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हर इंसान की एक अपनी ये होती है कि वो एक बड़ा ब्रांड कॉन्शियस होता है। तो बॉम्बे में आप रहते हैं, बॉम्बे में रियल एस्टेट की प्राइसेस बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग हैं, तो कितने हज़ार स्क्वायर फीट के घर में आप रहते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिंप्लिसिटी का लेसन दिया है और मैं ऐसे कोई लफड़े में नहीं उलझता कि मैं दिखावे के लिए अपना पैसा वहाँ डालूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं और मेरी वाइफ मधु, तो हम 2 लोग हैं जो रह रहे हैं। दोनों बेटियां शादी हो चुकी है, एक एम्स्टर्डम में बताया, एक पुणे में। तो हम 2 लोगों को कितने स्क्वायर फीट होना चाहिए आपको खुद को समझ रहे हैं। तो अच्छा ओबेरॉय स्क्वायर बिल्डिंग है गोरेगांव ईस्ट में, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग हैं, सारे HNIs हैं, अच्छे लोग, टॉप जो दिग्गज लोग हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के वो हैं, सब मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं हम लोग। तो जो भगवान ने दिया है दैट इज़ गुड एनफ। सामने मेरे से 2 गुना बड़ी कैपेसिटी के अपार्टमेंट फिर आ रहे हैं, तो लोगों ने मेरे को बोला विमल यार उसमें बुक कर लो। तो जब मेरे पास 1400 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें से मैं 300 फीट यूज कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों इस लफड़े में पड़ूं कि 1800 फीट का लूँ, 1800 फीट में पोचा लगवाऊँ, झाड़ू लगवाऊँ। देयर इज नो नीड। वही पैसा मैं अच्छे आइडिया में डालूंगा,
इन्वेस्टमेंट करूँगा और वहाँ से मुझे जो किक मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो उसके लिए मुझे कोई बड़े अपार्टमेंट में से खुशी नहीं मिलने वाली। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल विमल जी ने दिया कि किसी ने जब वॉरेन बुफे से पूछा और एक सुंदर महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने कहा आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, तो कहते हैं मेरे वॉलेट में मैं कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रखता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ही इज़ लाइक द नेक्स्ट रतन टाटा। सर मैं एक बात यहाँ पे और दोहराना चाहूँगा कि आपने जो नो डाउट कि जब भी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का कोई जिक्र आता है तो आपने जो जिस शख्स का जिक्र किया, तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि वॉरेन बफेट साहब के बारे में आपने बोला। मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अलग है, मे बी इट्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है। मैं इनको कोई बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं मानता। इनकी सक्सेस जो है वो इनके कारण से नहीं है। ये कहाँ पैदा हुए, कौन से साल में पैदा हुए, ये एक की फैक्टर है। इन्होंने तो एक सेक्टर लिया इन्वेस्टमेंट वाला, बस इतना से ही योगदान था इनका सर। बाकी ये कहाँ पैदा हुए, अमेरिका में। कौन से साल में पैदा हुए, जहां अमेरिका की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही थी, और वो रफ्तार में इनकी नाव जो है ना, अपने आप जो है ना, इनका जहाज जो है ना, वो ऊपर जाता गया, टेक ऑफ हो गया। हाँ, इनकी हैबिट्स जो थी वो पैसा उड़ाने नहीं वाली, या जो भी आप बोल रहे हैं कि इनके ब्लड में इक्विटी थी, आइडियाज अच्छे लिए होंगे जिनसे और थोड़ा सा इनको स्पीड मिल गई। अदरवाइज इनको एक नेचुरल हवा मिली है, इनको पतंग उड़ाने के लिए जो है ना कोई ठिमकियाँ नहीं लगानी पड़ी। इनकी पतंग अपने आप उड़ी, क्योंकि वहाँ हवाई ऐसी हवा चल रही थी जिसमें इनकी पतंग ऑटोमेटिकली उड़ी। यदि ये वॉरेन बफेट साहब अफ्रीका में पैदा हुए होते या कोई बिजनेस रिसेशन के टाइम पे पैदा हुए होते, तो क्या ये वॉरेन बफेट साहब होते थे क्या? ठीक है, इसी नोट के ऊपर विमल जी आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं बड़े बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे कि कब एक आपका इंटरव्यू लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।